हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 21 जनवरी 2024 को, उसके ये सीडीपी के लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट है जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं? तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। ऑप्शन 2 है एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। ऑप्शन 3 है आपका एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। और ऑप्शन नंबर 4 है एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक तांत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपका। इसके एक्सप्लेनेशन से क्या होगा कि आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो आपके डिस्ग्राफिया से रिलेटेड होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है आपका कि डिस्ग्राफिया की स्थिति में इन प्रक्रियाओं में व्यवधान होता है जिसकी लिखने का कार्य अधिक कठिन और निराशजनक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जब डिस्ग्राफिया से पीड़ित कोई व्यक्ति लिखने का प्रयास करता है तो उसे अक्षरों और आकृतियां को सटीक रूप से बनाने में परेशानी का अनुभव हो सकता है। इससे लिखावट अक्सर अस्त व्यस्त, असंगत और पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, ये सारे आपके डिस्ग्राफिया के लक्षण हैं। वे अक्षरों और शब्दों के बीच स्थानीय संबंधों के साथ संघर्ष कर सकते हैं जिससे उनका लेखन अव्यवस्थित या अनुचित स्थान पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका कि इससे उनके विचारों को कागज पर व्यक्त करना एक वास्तविक चुनौती बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका इसके बाद नेक्स्ट है कि इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डिस्ग्राफिया एक तांत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब था वो आपका ऑप्शन नंबर 3 था। क्या था यहाँ पे कि एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रतिभावना बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 है विभेदित निर्देशन, ऑप्शन 2 है संवर्धन, ऑप्शन 3 है त्वरण या फिर गतिवर्धन, और ऑप्शन 4 है विसर्जन। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपका कि त्वरण का उपयोग अक्सर प्रतिभावन बच्चों को शिक्षित करने के अन्य तरीकों जैसे संवर्धन और विभेदित निर्देश के साथ संयोजन में किया जाता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है यहाँ पे, नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट है विभेदित निर्देश शिक्षण का एक दृष्टिकोण है जो छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप निर्देश तैयार करता है। यह विभिन्न स्तरों की चुनौती प्रदान करके विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करके या विभिन्न शिक्षण सामग्री
प्रदान करके किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे संवर्धन प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का एक दृष्टिकोण है जो उन्हें नियमित पाठ्यक्रम से परे सीखने के अवसर प्रदान करता है। यह पाठ्येतर गतिविधियों, स्वतंत्र परियोजनाओं या ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विसर्जन शिक्षण का एक दृष्टिकोण है जो छात्रों को एक विशेष भाषा या संस्कृति में डुबो देता है। यह विसर्जन कार्यक्रमों, विदेशी भाषा कक्षाओं या विदेशी यात्रा के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, तो अतः प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। ठीक है, मीन्स आपका ये हो जाएगा गतिवर्धन के रूप में जाना जाता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये एक्सप्लेनेशन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है लेव वायगोत्स्की के अनुसार, ऑप्शन इसके दिए हम ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऑप्शन 2 है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन 3 है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। और ऑप्शन 4 है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है आपका, वायगोत्स्की ने तर्क दिया कि भाषा केवल संचार का उपकरण नहीं है बल्कि सोचने का भी उपकरण है। उनका मानना था कि बच्चे अधिक जानकार लोगों के साथ बातचीत करके और अपनी सोच में मध्यस्थता के लिए भाषा का उपयोग करके नई अवधारणाएं सीखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ऑप्शंस हैं इसके उन विद्यार्थियों की पहचान कराना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन 2 है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। ऑप्शन 3 है आपका विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। और ऑप्शन 4 है विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना का मानक या तय पैमाने से करना। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसका एक्सप्लेनेशन है कि अधिगम के लिए आकलन छात्रों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने पर अधिक केंद्रित है जो उन्हें उनकी क्षमताओं और कमजोरियों की पहचान करने और उनके अधिगम में प्रगति करने में मदद कर सकता है। और ऑप्शन यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि यह शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह शिक्षकों को छात्रों की ज़रूरत की पहचान करने, उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने और उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। ऑप्शन 1 है
सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, ऑप्शन 2 है नारीवादी दृष्टिकोण से, ऑप्शन 3 है आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, ऑप्शन 4 है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 नारीवादी दृष्टिकोण से। ये आपका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन कि गिलिगन ने तर्क दिया कि महिलाओं का नैतिक विकास देखभाल की नैतिकता पर आधारित है, जो रिशा और जिम्मेदारियों पर केंद्रित है। उन्होंने इसकी तुलना कोहलबर्ग की न्याय की नैतिकता से की, जो अधिकारों और नियमों पर केंद्रित है। नेक्स्ट है आपका, गिलिगन ने तर्क दिया कि पुरुष और महिला दोनों इन दोनों नैतिकताओं के माध्यम से विकास हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं द्वारा देखभाल की नैतिकता पर जोर देने की अधिक संभावना है। और लास्ट पॉइंट है आपके कोहलबर्ग के सिद्धांत से रिलेटेड कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की गिलिगन की आलोचना मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रभावशाली रही है। इससे पुरुषों और महिलाओं के नैतिकता के बारे में सोचने के विभिन्न तरीकों की बेहतर समझ पैदा हुई है, और इससे नैतिक विकास के लिए सिद्धांतों का विकास भी हुआ है, जो महिलाओं के लिए अधिक समावेशी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 था ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद फिर मिलेंगे इसी तरह के प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।